नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के अंदर। आज से हम क्लास 11th फिजिक्स के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास में फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत। इस अध्याय के अंदर हम फिजिक्स से रिलेटेड यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे और आगे जो है भौतिक विज्ञान का क्या क्या स्कोप है, क्या क्या इसकी ब्रांचें हैं, कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं, उन चीजों के बारे में इसको पढ़ेंगे। यानी कि ये बेसिक चैप्टर है हमारे। आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उनको रिलेट करते हुए उनके बारे में हमें जानकारी जो भी है इस चैप्टर से पहले ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस अध्याय के अंदर सबसे पहले आता है हमारे कि भौतिक विज्ञान आखिरकार है क्या। भौतिक विज्ञान का सीधा सीधा अर्थ होता क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है। भौतिक विज्ञान का अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं जितनी भी हो रही है, प्रकृति के अंदर जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, जैसे कि मान लीजिए तारे हैं हमारे, जैसे हमारी किताब में बता रखा है कि तारे जो है वो टिमटिमाते हैं, कोई भी वस्तु गिर रही है, जैसे कोई भी तैराक जो है पानी के अंदर तैरता है, उसी प्रकार वस्तु गिर रही है, वस्तु हवा में जा रही है, रॉकेट जो है वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी क्या है, ये है प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, और जब हम इनकी स्टडी करते हैं, जब हम इनका अध्ययन करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। तो भौतिक विज्ञान का अर्थ होता है, भौतिक विज्ञान का तात्पर्य है प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना यानी फिजिकल जो अपने एक्टिविटीज होती है उनकी स्टडी करना, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान या भौतिकी नाम से जानते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। ये तो होती है हमारे पास में भौतिक विज्ञान का अर्थ। अब भौतिक विज्ञान के अर्थ के बाद में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की शाखाओं की। तो भौतिक विज्ञान जो है उसे दो शाखाओं में मुख्यतः बांटा गया है। कितनी शाखाओं में, दो शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी है वो दो, मैं आपको बता देता हूं। इसकी दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेस है इसकी। सबसे पहली ब्रांच आती है हमारे पास में सबसे पहली ब्रांच आती है चिरस्मृत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि हमारे कोई भी पिंड गिर रहा है, पिंड की गति से संबंधित है, ऊष्मा से संबंधित है, ताप से संबंधित है, इसके अलावा हम बात करें आवेशों से संबंधित, इस प्रकार के विज्ञान जो है उसको हम कहते हैं चिरस्मृत भौतिकी। क्या कहते हैं, चिरस्मृत भौतिकी। तो पहला पार्ट हमारे पास में हो जाएगा इसका चिरस्मृत भौतिकी, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, चिरस्मृत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। इसके बाद में आता है दूसरा जो सबसे फिजिक्स का सबसे मतलब एडवांस लेवल माना जाता है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी के अंदर हम पढ़ते हैं अंतरिक्ष के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। इसके अंदर अंतरिक्ष के बारे में, मॉडर्न फिजिक्स जो है वो अंतरिक्ष के ऊपर सबसे ज्यादा बेस है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आइंस्टीन को, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। ठीक है, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो स्पेस में काम में आती है सबसे ज्यादा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अभी प्राकृतिक समय में, अभी जो नॉर्मल हमारे अभी प्रेजेंट टाइम है यानी आधुनिक समय के अंदर जितनी भी खोजें हो रही है फिजिक्स से रिलेटेड, उन सभी का अध्ययन किसमें करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। दो ब्रांचेस की हमने बात करी है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में गति के बारे में, गुरुत्वाकर्षण गति के बारे में, और हम ध्वनि के बारे में, प्रभावों के बारे में उनका अध्ययन करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर यानी आधुनिक भौतिकी के अंदर हम जो है अंतरिक्ष का सबसे ज्यादा, अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में चिरस्मृत भौतिकी की हमारे बहुत सारी। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं चिरस्मृत भौतिकी की यानी कि क्लासिकल फिजिक्स की।
क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम, मैंने बताया, गति, ऊष्मा और प्रकाशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी क्या 5 ब्रांचें हैं मेन। कितनी है? 5 शाखाएं मुख्यतः मानी जाती है इसकी। कौन कौन सी है फटाफट उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली आती है इसकी ब्रांच यांत्रिकी। सबसे पहले ब्रांच आती है इसकी यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या हम करते हैं? हम गति और साम्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि मैंने बताया कि ये पिंड है जो नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसके अंदर वेग, त्वरण आदि का अध्ययन करते हैं, यानी कि इसकी गति के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी आती है इसकी ब्रांच ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसके बारे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है हमारे पास में। उसके अंदर हमें ऊष्मा और ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा कौन कौन सी होती है और ऊर्जा का जो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, इनके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, इस ब्रांच में पढ़ना है। तीसरी जो ब्रांच होती है वो विद्युत चुंबकत्व की होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। यानी कि अभी तक हमने पढ़ी थी तरंगे, कुछ इस प्रकार की होती है। अब उन तरंगों से जुड़ी जो जितनी भी बातें हैं उनको हमें इसी शाखा के अंदर पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी चुंबक और चुंबक के कारण जितनी भी चीजें उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र आदि के बारे में भी हमें इनके अंदर बात करनी है। उसके बाद में चौथी हमारे पास में आती है ध्वनि विज्ञान, यानी साउंड साइंस की कहते हैं इसे, और इसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स। ठीक है, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? कंपनों एवं ध्वनि के बारे में। यानी कि मान लीजिए ध्वनि के कारण किसी भी चीज अगर नीचे टकरा रही है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। उत्पन्न कंपन के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि किसी भी चीज के ध्वनि तरंगे जब टकराती है तो उनके अंदर कंपन होते हैं, उनके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो ये कौन से शाखा के अंदर आते हैं? ये आते हैं ध्वनि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। उसके बाद में हमारा लास्ट सेक्शन जो है वो है ऑप्टिक्स का। क्लास 11th में भी है हमारे ऑप्टिक्स, क्लास 12th में भी हमारे ऑप्टिक्स है। चैप्टर है इसका प्रकाश। प्रकाश हमने सभी ने सुन रखा है, ठीक है। प्रकाश का होता है लाइट, ऊर्जा का एक रूप होता है प्रकाश। पर प्रकाश के अंदर मुख्यतः हम पढ़ेंगे ये प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश जो है इसका वेग के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की अलग अलग दैनिक जीवन में हमारे प्रकाश जो है उसकी घटनाएं किस प्रकार संभव होती है, अपवर्तन परावर्तन जो हमें 10वीं तक भी पढ़ के आ चुके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में ये 5 चीजें, ये 5 ब्रांचें आपको इनसे जुड़ी हुई बातों के बारे में बताती है। फिर अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम आधुनिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा 4 प्रकार के मूल बल प्रकृति में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के मूल बल प्रकृति में पाए जाते हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत की बात चल रही थी हमारे, तो भौतिक जगत जो है एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जो आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देगा। उसके अलावा ये हमें ये चैप्टर बताता है कि फिजिक्स का आगे जो है भौतिक विज्ञान का आगे क्या क्या स्कोप है, कितनी ब्रांचेस है। अगर हम आगे भौतिक विज्ञान का अध्ययन करता है अगर कोई भी व्यक्ति हम करते हैं तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि भौतिक की कौन सी शाखा में हमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो पुराने अध्याय के अंदर, पुराने लेक्चर के अंदर हमने फिजिक्स का मतलब समझा था। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि फिजिक्स को यानी भौतिक विज्ञान को 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। सबसे पहला है हमारे पास में चिरस्मत यानी क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा भाग था हमारा आधुनिक फिजिक्स यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर हमने चिरस्मत भौतिकी के अंदर हमने इसके 5 प्रकार की अलग अलग ब्रांचेस यानी अलग अलग शाखाएं देखी। सबसे पहला था यांत्रिक गति के बारे में, फिर था ऊष्मा गति की, ऊष्मा और ऊर्जा के बारे में। इसके बाद तीसरा जो हमने देखा था वो था विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमें बताता था तरंगों के बारे में। चौथा इसके बाद हमने देखा था ध्वनि विज्ञान यानी कि एकॉस्टिक्स, इसके अंदर हमने कंपन और ध्वनि के बारे में ये हमें जानकारी देगा। और जो क्लासिकल फिजिक्स की 5वीं ब्रांच है, आखिरी ब्रांच है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, वो हमें प्रकाश से संबंधित होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी के अंदर सबसे पहले ब्रांच है, इसकी सबसे पहली शाखा है आपेक्षिकता, रिलेटिविटी। आपेक्षिकता यानी रिलेटिविटी। इसके अंदर हम उन पिंडों का अध्ययन करेंगे जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई दूसरा पिंड है, कोई एक पिंड है, इस पिंड की हम अध्ययन करेंगे किसके साथ में? इस पिंड का यदि वेग, इस पिंड का वेग यदि प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है। प्रकाश का वेग मैं आपको बता दूं कितना होता है। प्रकाश का वेग देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग, या फिर और हम कह सकते हैं इसको 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड
3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश जो है ट्रेवल करता है, ये इसका वेग होता है। यानी कि उस पिंड का वेग लगभग लगभग होना चाहिए, लगभग लगभग होना, कितना होना चाहिए, लगभग लगभग अगर इतना है तो अगर वो उस पिंड की फिर हम किसमें अध्ययन करते हैं, आपेक्षिकता में करते हैं, रिलेटिविटी में करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रिलेटिविटी की सबसे ज्यादा जानकारी देके गए थे हमारे पास में आइंस्टीन जो है, एल्बर्ट आइंस्टीन, हम सभी ने नाम सुना है एल्बर्ट आइंस्टीन का। एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, ये था हमारे पास में एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने क्या करा था, आपेक्षिकता यानी रिलेटिविटी की, जो मैंने आपको बताया स्पेस में ऐसी सबसे ज्यादा काम होती है, यानी अंतरिक्ष में इस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी के बारे में सबसे ज्यादा बताया। इसके बाद में जो दूसरी हमारे पास में शाखा आती है फिजिक्स की, वो होती है क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट शाखा मानी जाती है मॉडर्न फिजिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अंदर हम नवीन भौतिकी के सिद्धांतों की और प्रकाश के द्वैत प्रकृति की बात करते हैं। अभी क्या होती है देखिएगा, ये समझिएगा, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अर्थ होता है, जैसे हमने एक सीरियल आता था, अगर हम बात करें, एक सीरियल आता था शक्तिमान नाम से, एक सीरियल आता था पहले, शक्तिमान नाम से एक सीरियल आता था। शक्तिमान सीरियल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता था, एक व्यक्ति था गंगाधर, एक व्यक्ति था गंगाधर, जो लोगों के सामने तो सिंपल साधारण सा मनुष्य प्रतीत होता था, पर अगर हम बात करें उसके इंटरनल कैरेक्टर की, यानी उसके आंतरिक जो कैरेक्टर था, एक और व्यक्ति का था, वो शक्तिमान बनता था। जब भी लोगों के ऊपर समस्या आती थी तो वो शक्तिमान बनता था। तो इस उदाहरण का मतलब क्या है समझिएगा, जो एक व्यक्ति था उसने बाहर तो वो दर्शा रहा है बाल गंगाधर तिलक का कैरेक्टर, और एक और कैरेक्टर दर्शा रहा है वो शक्तिमान वाला। वैसे ही प्रकाश जो होता है वो दो दो प्रकृतियां दर्शाता है, यानी दो दो नेचर दर्शाता है। तो जब प्रकाश दो नेचर दर्शाता है, दो प्रकृति को शो करता है, उसे बोलते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अब इसका अध्ययन जो है हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स जो आएगी 12th क्लास और 11th क्लास में, मेन हम इसको पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा काम में आएगी। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं परमाणु भौतिकी की, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स की। 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर हमने परमाणु के बारे में बहुत अध्ययन करा है, पर वो केमिस्ट्री के अंदर था। पर फिजिक्स के अंदर भी एटॉमिक फिजिक्स होती है, जब हम अपरमाणु कणों की, परमाणु की और उनकी संरचनाओं के बारे में, परमाणु की संरचना, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी हमारे मॉडर्न फिजिक्स की एक ब्रांच है, जो हमें 12th क्लास में इनके मुख्यतः चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि परमाणु की संरचना और परमाणु के गुणों के बारे में हम जिस शाखा के अंदर अध्ययन करते हैं वो कौन सी होती है, परमाणु भौतिकी, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स। इसके बाद में आती है हमारी चौथी भौतिकी, चौथी आधुनिक भौतिकी की शाखा, जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी। कौन सी भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। इनके बारे में जैसा आपने सुना होगा परमाणु, जैसा हम लोगों ने सुना है परमाणु बम, अणुबम, ठीक है, नाभिक, नाभिक से जुड़े हुए जो बातें हैं, परमाणु के नाभिक, नाभिक कहाँ होता है, देखिए मान लीजिए कोई भी परमाणु है तो इसका नाभिक होगा बीच वाला हिस्सा, ठीक है, बीच में जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं इसका, इस परमाणु का नाभिक। तो नाभिक एवं इसके गुणों, और नाभिक के अंदर कौन रहते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर रहते हैं हमारे पास में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक और उससे जुड़े हुए उनके गुणों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो किस शाखा के अंदर आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय भौतिकी के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आता है हमारे पास में कुछ फिजिक्स की कुछ अलग अलग ब्रांचें, एक बार इनको देख लेते हैं हम। ये भी हमारे कई हद तक काम में आती है, जैसे जैसे हम आगे हम अध्ययन करेंगे फिजिक्स का, तो ये सब कॉलेज में या उसके आगे जब हम मास्टर्स के लिए करेंगे तैयारी, तो उस समय हमारे बहुत ज्यादा काम में आती है। अलग अलग ब्रांच होती है फिजिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इलेक्ट्रॉनिकी, जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंजीनियरिंग, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी कि कोई भी पिंड सॉलिड है अपने पास में, ठोस है, तो उसके अंदर फिजिक्स का अध्ययन। प्लाज्मा भौतिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारे 11th क्लास के अंदर दे रखा है, तरल के गुण दे रखे हैं। उसके बाद में आता है पर्यावरण भौतिकी, यानी इन्वायरमेंटल फिजिक्स और बायोफिजिक्स। तो ये फिजिक्स की बहुत सारी शाखाएं हैं। अब इनका अध्ययन हम जो है आगे आते आते करते रहेंगे 11th क्लास और 12th क्लास में। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे पास में शाखाएं। अब इसके अलावा मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि
आने वाले जो लेक्चर है उसके अंदर हम मूल बल की बात करेंगे, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले मूल बल। और मैंने आपको ये भी बताया था उस लेक्चर के अंदर कि प्रकृति के अंदर 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। तो आज हम उन मूल बलों का अध्ययन करेंगे और यही हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और ये छोटा सा चैप्टर है, बस इसके अंदर हमें फिजिक्स का बेसिक पूछा है। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो मैंने बताया कि 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। सबसे पहला बल आता है हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? देखिए, 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 पिंड है, अब ये 2 पिंड क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो जब 2 पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनके मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्लास 9th के अंदर हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर यानी गुरुत्वाकर्षण के अंदर इस बल का अध्ययन बहुत अच्छे से करा होगा। और हमारे आगे आने वाले चैप्टर में भी चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, जिसमें हम वहां पे वापस एक बार गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जब भी 2 पिंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी आपस में पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय वहां पे जो बल लगता है उसे हम कहते हैं आकर्षित गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब ये प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल होता है। इन चारों बलों के अंदर सबसे कमजोर बल जो होता है वो होता है आपके हमारे गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका जो सूत्र होता है वो होता है Gm1m2 बटे वे r²। यदि एक पिंड दूसरे पिंड को, दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वहां पे लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर Gm1m2 अपॉन r²। तो यहाँ पे लिखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल होता है। क्यों? क्योंकि ये दूरी पे निर्भर कर रहा है, दूरी के वर्ग पे निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ये बल जो होगा कमजोर होता जाएगा। ठीक है। अब दूसरा बल आता है। इन बलों के बारे में हम केवल अभी विस्तृत सार पूर्वक जब हमारा अध्ययन आएगा समरी में, अभी हम केवल थोड़ी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जान रहे हैं। जैसे ही हमारे चैप्टर आएंगे उनके अंदर इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। चलिए दूसरा बल देखते हैं। दूसरा बल जो है वो हमारे आवेशों के बीच में पाया जाएगा। 2 आवेश, आवेश का मतलब होता है चार्ज। जैसे किसी भी सेल के ऊपर देखा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का हमने अध्ययन कर रखा है चार्ज। तो मान लीजिए हमारे पास में एक धनात्मक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव आवेश है। तो इन दोनों के मध्य हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करें तो धनात्मक धनात्मक आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान आवेश, देखिए एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आवेशों के मध्य जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो वहां पे हम मुख्यतः बात करेंगे आवेश की। किसकी बात करते हैं? आवेशों की बात करते हैं। अभी देखिए, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वही होता है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि दूरी पे सीधा सीधा निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है? एक कमजोर, एक प्रबल बल बोल सकते हैं हम, प्रबल नहीं तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। ठीक है, ताकतवर बल होता है। उसके बाद में क्योंकि ये दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है तो ये सबसे ताकतवर बल होता है। सबसे ताकतवर ये होता है, इसके बाद में आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए, न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर हम जानते हैं क्या क्या होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक की जो संरचना होती है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो अब एक बात यहां से जानते हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर समान आवेश होता है। तो जिनके ऊपर समान आवेश होता है वो क्या करेंगे? एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। परंतु नाभिक के जो कण होते हैं, नाभिक के जो पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल नाभिक में उपस्थित कणों को आकर्षित करके रखते हैं। वापस से समझिएगा, इस नाभिक के अंदर जितने भी कण हैं, नाभिक क्या करेगा? नाभिकीय बल के कारण इन सभी पार्टिकल्स को आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखा गया कि प्रोटॉन और प्रोटॉन में प्रतिकर्षण होना चाहिए था क्योंकि दोनों के ऊपर समान आवेश है। परंतु प्रोटॉन और प्रोटॉन को नाभिक ने क्या करा? इनको आकर्षित करने की कोशिश करी। अब एक वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको भी आकर्षित करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि नाभिक के जो पार्टिकल होते हैं, नाभिक उनको आकर्षित करके रखता है। अब समझिएगा, अब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हुआ? नाभिक, प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य होना तो चाहिए था प्रतिकर्षण, पर हो रहा है अट्रैक्शन, हो रहा है। नाभिक
प्रतिकर्षण होना चाहिए था, पर नाभिक क्या कर रहा है, उनको प्रतिकर्षण के बावजूद भी आकर्षित करा रहा है। इसने मतलब जो काम करना चाहिए था वो नहीं करा के दूसरा करवा रहा है, तो इसीलिए इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोला गया, इसको सबसे ताकतवर बल बोला गया। प्रकृति के अंदर पाया जाने वाला सबसे ताकतवर बल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। हाँ, अब इसके बाद में आता है हमारे पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका अध्ययन हम बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है हमें। दुर्बल नाभिकीय बल नाम से पता पड़ रहा है, दुर्बल यानी कि कमजोर होते हैं, ठीक है, वीक फोर्स यानी कमजोर बल होते हैं। उसके अलावा रेडियो एक्टिव पदार्थों में लगते हैं। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, रेडियो रिएक्टिव जो होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, इसका अध्ययन अब हमारे आगे आने वाले जैसे थोरियम हुए, ऐसे यूरेनियम, थोरियम, इन पदार्थों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है रेडियो एक्टिव। केवल अभी हमें इतना याद रखना है कि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनके मध्य लगने वाला बल होता है दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद में शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। अच्छा, रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग रेंज फोर्स। रेंज का मतलब जैसे मेरे हाथ के जो फैलाव यहाँ तक है, तो मेरी मैक्सिमम रेंज यहाँ तक है, वैसे ही इस फोर्स का जो है आपकी क्षमता बहुत लंबी क्षमता दो पदार्थों के मध्य है, बहुत लंबी क्षमता तक क्या लग सकता है, गुरुत्वाकर्षण लग सकता है। वैसे ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसका अर्थ होता है कि इसकी जो क्षमता है वो बहुत कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर इसकी क्षमता होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में अंतिम बात कर लेते हैं कि ये सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा ताकतवर बल कौन सा है, सबसे कमजोर कौन सा है। तो देखिए जी बच्चों, तो अब हम आगे बात करते हैं कि कौन सा बल जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे ज्यादा ताकतवर होगा और सबसे कमजोर कौन सा होगा। तो हमने बात करी यहाँ पे प्रबल जो है होना तो प्रतिकर्षण चाहिए था, पर फिर भी आकर्षण करा रहा है, जो काम करना चाहिए था वो तो नहीं करा रहा है, पर दूसरा उसकी मर्जी के खिलाफ काम करा रहा है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यानी कि प्रबल नाभिकीय बल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसके बाद में विद्युत चुंबकत्व, क्यों, क्योंकि दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसके बाद आते हैं विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय भी दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है। फिर आते हैं विद्युत चुंबकीय के बाद में दुर्बल नाभिकीय बल, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दूरी पे निर्भर कर रहा है, यानी कि ये जो है सबसे कमजोर बल है जो हमारी प्रकृति के अंदर पाया जाता है। सबसे ताकतवर प्रबल नाभिकीय बल और सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हमने इस चैप्टर के बारे में जाना, इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में बात करी, चारों मूल बलों के बारे में बात करी, क्या इनकी परास होती है और कैसे ये लगते हैं, किन किन के मध्य लगते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर के बारे में जाना। अब हमारा जो अगला अध्याय होगा वो होगा मात्रक एवं विमा। चलिए, तब तक के लिए आप सारे पढ़ते रहिए।